रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है ऐसे शेयर से जिनके होल्डर्स को, जिनके खरीदारों को दो तरह का प्रेफरेंस रहता है। एक तो प्रेफरेंस रहता है उनको डिविडेंड के मामले में कि उनको जब डिविडेंड मिलता है तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है। दूसरा प्रेफरेंस रहता है कैपिटल के मामले में कि जब कभी कंपनी अगर लिक्विडेट होती है, कंपनी समाप्त होती है, तो लिक्विडेशन के केस में कैपिटल की पहले वापसी होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, बाद में बचती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलती है। तो क्योंकि इनको दो तरह का प्रेफरेंस रहता है, बिकॉज सच होल्डर्स एंजॉय टू टाइप ऑफ प्रेफरेंसेस, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स and the holders of such shares are called preference shareholders. By nature और by concept preference share दोनों तरीके के हो सकते हैं। ये रिडीमेबल भी हो सकते हैं और परपेचुअल भी हो सकते हैं। रिडीमेबल का मतलब होता है कि आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द अमाउंट ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर्स विल बी रिटर्न्ड बाय द कंपनी टू द होल्डर्स। मतलब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनके कैपिटल की वापसी कंपनी के द्वारा एक निश्चित समय के बाद कर दी जाती है उनके होल्डर्स को। और इरिडीमेबल या परपेचुअल, इरिडीमेबल या परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनके कैपिटल की वापसी कंपनी के लाइफ टाइम में कभी भी नहीं होती है, और ऐसे शेयर्स के कैपिटल की वापसी तभी हो सकती है जब कंपनी समाप्त होगी। हालांकि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, नया कंपनीज एक्ट 2013 बनने के बाद इंडिया में ये अलाउड नहीं है। अब कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है। मींस करंट में कोई कंपनी केवल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही इशू करेगी, और वो भी तब जब वो ऑथराइज होगी उसके आर्टिकल्स के द्वारा। मतलब किसी कंपनी का अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करेगा उसको प्रेफरेंस शेयर इशू करने के लिए, तब वो कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, और वो प्रेफरेंस शेयर भी रिडीमेबल होंगे, और रिडीमेबल भी होने चाहिए 20 ईयर्स के अंदर। मतलब 20 ईयर्स से एक्सीड नहीं कर सकता पीरियड, 20 साल से ज्यादा अवधि के लिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी नहीं हो सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जा सकता है, मतलब जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल की वापसी करेगी कंपनी, जब कंपनी उनके शेयर होल्डरशिप को समाप्त करेगी, जब कंपनी ये कहेगी कि अब आप हमारे शेयर होल्डर नहीं रहेंगे और आपका जो कैपिटल हमारे यहाँ था उसको हम वापस कर रहे हैं, तो ऐसे समय पे कंपनी जब ये पैसे की वापसी करेगी तो दो तरीके से कर सकती है। एक तो कर सकती है आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के लाभों में से वापस कर सकती है पैसा, और दूसरा आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ ए फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड फॉर दिस पर्पज। मतलब अगर कंपनी को प्रेफरेंस शेयर्स की जो कैपिटल है वो वापस करनी है, मतलब रिडेम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर्स का, तो उसके दो ही तरीके हैं। कंपनी या तो अपने डिविजिबल प्रॉफिट्स में से वापस करेगी, जो प्रॉफिट कंपनी ने कमाए हैं। यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब जो रिजर्व प्रॉफिट में से बनाए होते हैं उनको भी प्रॉफिट ही कहा जाता है, जैसे जनरल रिजर्व या कोई भी रिटेन्ड अर्निंग। पहला। सेकंड, अगर कंपनी के पास अवेलेबल प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो नए शेयर इशू कर सकती है। ये नए शेयर इक्विटी भी हो सकते हैं और प्रेफरेंस भी हो सकते हैं। नए शेयर इशू करके भी पुराने अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकती है। अगर ऐसे शेयर रिडीम होने प्रॉफिट्स में से, मतलब कंपनी कह रही है कि हम इस मनी का जो अरेंजमेंट करेंगे वो अपने प्रॉफिट्स में से ही कर लेंगे। मींस जब कंपनी को प्रॉफिट होंगे तो कंपनी प्रॉफिट का कुछ पार्ट इस काम के लिए रख लेगी, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए, और उसको शेयर होल्डर्स के बीच में डिविडेंड के तौर पे नहीं बांटेगी, क्योंकि कंपनी को जो प्रॉफिट होता है
उस प्रॉफिट पे हक होता है शेयर होल्डर्स का, और शेयर होल्डर्स उस प्रॉफिट को जब आपस में बांट लेते हैं तो उस बांटने वाले प्रॉफिट को डिविडेंड कहते हैं, बांटे गए प्रॉफिट को डिविडेंड कहते हैं। तो कंपनी ये डिसीजन ले सकती है कि हम शेयर होल्डर्स में डिविडेंड अभी नहीं बांट रहे, बल्कि जो प्रॉफिट का पैसा है उसका यूटिलाइजेशन हम करेंगे जो प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल हैं उनको रिडीम करने के लिए। तो ऐसे केस में अगर कंपनी ये फैसला लेती है कि प्रॉफिट में से रिडेम्पशन होना है, तो उसका तरीका ये है कि प्रॉफिट में से उतना अमाउंट जितना सम इक्वल होगा नॉमिनल अमाउंट ऑफ सच रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के, मतलब जितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स हमें वापस करने हैं, रिडीम करने हैं, उनका नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल का मतलब है उनकी फेस वैल्यू वाला अमाउंट। फॉर एग्जांपल कि जैसे 1 लाख वाले प्रेफरेंस शेयर, रुपए 1 लाख वाले, रुपीज 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड, और ये रिडीम करने हैं एट ए प्रीमियम ऑफ 10% पे। तो इसका मतलब पैसा तो वापस करना पड़ेगा 1 लाख के साथ साथ 10% प्रीमियम भी 10,000, बट जो नॉमिनल वैल्यू है जो कि 1 लाख है प्रेफरेंस शेयर्स की, इस नॉमिनल वैल्यू के बराबर प्रॉफिट में से पैसा कंपनी को ट्रांसफर करना होगा इस पर्पज के एक रिजर्व के नाम पे। मतलब प्रॉफिट में से वो पैसा एक रिजर्व में भेजना होगा, जो रिजर्व खास तौर पे बनाया जाता है ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए। यह है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। इफ प्रीमियम इज पेबल ऑन रिडेम्पशन, अब मान लीजिए रिडेम्पशन पे प्रीमियम भी देना है। जैसे इस केस में हम कह रहे थे कि 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाले प्रेफरेंस शेयर हैं और इन प्रेफरेंस शेयर्स पे 10% प्रीमियम भी देना है, तो कुल मिलाकर के 10,000 प्रीमियम का भी अमाउंट चाहिए कंपनी को। तो ये जो प्रीमियम का अमाउंट है इसका अरेंजमेंट कहाँ से होगा, इसको कहाँ से कंपनी अरेंज करेगी। अगर प्रीमियम पेबल है रिडेम्पशन पे तो ये अलाउ हो सकता है आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, या तो कंपनी के प्रॉफिट्स में से, या आउट ऑफ कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मतलब कंपनी के पास अगर पहले से कोई सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट की राशि मौजूद है। सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट का मतलब होता है कि जब कभी कंपनी ने कोई शेयर या कोई डिवेंचर अगर प्रीमियम पे इशू किए थे तो वो जो प्रीमियम का पैसा था वो कंपनी के लिए एक कैपिटल गेन था, और ऐसा प्रीमियम का पैसा जो शेयर इशू करने पे या डिवेंचर इशू करने पे प्राप्त होता है उसको कंपनी को आवश्यक तौर पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नाम के अकाउंट में रखना पड़ता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में अगर पैसा है तो जब कंपनी रिडेम्पशन करेगी प्रेफरेंस शेयर्स का और उस समय जो प्रीमियम देगी कंपनी रिडेम्पशन के समय, तो उस प्रीमियम की जो पूर्ति है उस प्रीमियम की पूर्ति कर सकती है यहां से, यानी कि उस प्रीमियम को कंपनी मैट कर सकती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अकाउंट से। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जो कंपनी के पास कैपिटल गेन का पैसा मौजूद है उस पैसे को यूज किया जा सकता है कंपनी जब रिडेम्पशन पे प्रीमियम देगी। रिडेम्पशन पे जब कंपनी प्रीमियम देती है तो वो प्रीमियम कंपनी के लिए एक लॉस होता है और इसकी पूर्ति की जा सकती है कंपनी ने इश्यू के टाइम पे जो प्रीमियम ले रखा था शेयर होल्डर से, जो कैपिटल गेन था उससे। और अगर वो गेन अवेलेबल नहीं है, मतलब कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तब ऐसे केस में इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी चार्ज किया जा सकता है। एक कंपनी अगर एंगेज है सेटिंग अप इन डीलिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, मतलब अगर एक कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट में लगी हुई है तो ऐसे केस में वो प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है 20 साल से भी ज्यादा के रिडीमेबल पीरियड वाले। मतलब अभी हमने पढ़ा था एक कंडीशन में कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा 20 साल के ही प्रेफरेंस शेयर, 20 साल के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। बट अगर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज में लगी हुई है तो उसको अलाउड है कि वो 20 साल से ज्यादा, लेकिन वो 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर। तो मतलब ये अपवाद है, एक्सेप्शन है बाकी प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन के मामले में, कि जो नॉर्मल कंपनीज हैं, बाकी कंपनीज हैं, वो तो ज्यादा से ज्यादा 20 साल के लिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती हैं, और अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में लगी हुई कंपनी है तो वो ज्यादा से ज्यादा 30 साल 30 ईयर्स तक के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है।
जो कि 30 साल बाद आवश्यक तौर पे रिडीम हो जाने चाहिए। बट यहाँ पे एक कंडीशन है साथ ही साथ कि 30 साल वाले अगर प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू कर रही है तो ऐसे केस में जो रिडेम्पशन होगा मिनिमम 10% होना चाहिए ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स का फ्रॉम द 21st ईयर, मतलब 20 के बाद 30 साल तक ये अलाउड है, तो 21वें साल कम से कम 10% और इस तरह 30 साल तक पूरा 100% रिडेम्पशन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाया कहां से जाता है। अब बात आती है कि जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना चाहती है तो उस रिडेम्पशन के लिए फंड अरेंज करने के लिए कंपनी बनाएगी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अब ये जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है ये कहां से बना सकती है कंपनी, तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सीधी सी बात है कंपनी अपने डिविजिबल प्रॉफिट में से बनाएगी। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि कंपनी के ऐसे प्रॉफिट जिनको डिविडेंड के तौर पे बांटा जा सकता था बट नहीं बांटा गया और कंपनी में बचा के रख लिया गया, तो चाहे वो हमें रिजर्व फंड जनरल रिजर्व के नाम से हो चाहे रिजर्व फंड के नाम से हो, मतलब इसमें ऐसे सारे रिजर्व और फंड आ जाएंगे जिनको डिविजिबल प्रॉफिट में से बनाया गया था, जिनको जो प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट होता है वहां से बनाया गया था। तो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, इंश्योरेंस फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, वॉलेंट्री डिवेंचर रिडेम्पशन अकाउंट, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड है ये, वॉलेंट्री डिवेंचर सिंकिंग फंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनमें से बनाया जा सकता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, क्योंकि ये वो लाभ हैं जो डिविडेंड के लिए बांटे जाने के लिए मौजूद रहते हैं और इन सभी रिजर्व को बनाया भी लाभों में से ही जाता है। तो एक तो यहां से बनाया जा सकता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट इज नॉट अलाउड फ्रॉम दीज प्रॉफिट्स। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉफिट होते हैं, कुछ ऐसे रिजर्व होते हैं जिनमें से हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व नहीं बना सकते। सबसे पहला सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के लिए यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम एक कैपिटल गेन होता है। ठीक वैसे ही फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में भी कोई पैसा है तो ये भी कैपिटल गेन होता है, इसको भी यूज नहीं कर सकते हैं। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कुछ प्रॉफिट कंपनी को कभी कभी उसके इनकॉर्पोरेशन से पहले हो जाते हैं कुछ इंसिडेंटल एक्टिविटीज से। कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं कि कंपनी ने अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ, लेकिन कुछ एक्टिविटीज से कंपनी को कोई प्रॉफिट हो गए, तो ऐसे प्रॉफिट कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होते हैं, इसलिए इनको भी यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाने के लिए। कैपिटल रिजर्व का भी यूज नहीं किया जा सकता इस काम के लिए और डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व का भी इस काम के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। तो ये ऐसे आइटम्स हैं या रिजर्व हैं जिनसे हम सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व नहीं बना सकते हैं। अब बात है ट्रीटमेंट क्या होता है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने का। अगर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर हैं और हमको वो रिडीम करने हैं तो उनका तरीका क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। जब कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना चाहती है तो सबसे पहले उसको मेकिंग पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुल्ली पेड, मतलब यह है कि कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स का जब रिडेम्पशन करेगी तो ये कंडीशन होती है कि फुल्ली पेड होने चाहिए, फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स का ही रिडेम्पशन किया जाएगा। अगर वो अभी तक फुल्ली पेड नहीं है, पार्टली पेड है, तो ऐसे केस में पार्टली पेड का मतलब होता है कि जैसे 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है और अभी तक कंपनी को केवल 90 रुपए प्राप्त हुए हैं और 10 रुपए अभी कंपनी ने ना मंगाए थे ना लोगों ने दिए थे, तो कंपनी क्या करेगी कि सबसे पहले इसको ड्यू करेगी, इस पैसे को मंगाएगी जो बचा हुआ है। जब कंपनी इस पैसे को मंगाएगी तो एंट्री करेगी प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे मान लो 10 रुपए ही बचे हुए थे तो हम 10 रुपए से ये कॉल कर देंगे, फिर ये जब पैसा आ जाएगा तो एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इस तरह से अब ये फुल्ली पेड हो चुका है और अब इसके बाद कंपनी इनको रिडीम कर सकती है। अब बात आती है कि कंपनी पैसे का अरेंजमेंट कहां से करेगी। तो कंपनी इस काम के लिए अलग अलग तरीके अपना सकती है जिसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दो तरीके हो सकते हैं, या तो नए शेयर इशू करके रिडीम कर सकती है या लाभों में से सीआरआर बनाएगी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, उससे रिडीम कर सकती है। तो सबसे पहला हम ऑप्शन चेक करके देखते हैं पहले कि इशू ऑफ न्यू शेयर। मान लो कंपनी नए शेयर इशू कर रही है तो क्या एंट्री करेगी, एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फॉर एग्जांपल, जैसे कंपनी को कुछ शेयर रिडीम करने हैं
और मान लो 100 रुपये का अरेंजमेंट करना है कंपनी को, इसके लिए कंपनी ने कुछ शेयर इशू कर दिए। तो जितने शेयर इशू करे, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने मान लीजिए 80 रुपीज़ के शेयर इशू किए, तो यहाँ पे लिख देंगे 80 रुपीज़। मान लो इस पे सिक्योरिटी प्रीमियम मंगाया था 10%, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा और टोटल कंपनी के पास बैंक यानी कि पैसा आ जाएगा 88। तो ये फंड अरेंजमेंट करने के लिए एंट्री होती है। जितने शेयर कंपनी इशू करना चाहती है और कंपनी उतने शेयर इशू करेगी जितना पैसा कंपनी शेयर्स के माध्यम से अरेंज करना चाहती है अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए। तो जितने भी हों, जितने भी गिवन होंगे उतने रुपए से हम एंट्री कर देंगे इसकी। अगर एट पार पे होगा, प्रीमियम नहीं मंगाएगी नए इशू पे, तो कोई बात नहीं है, इस एंट्री को छोड़ देंगे। तब केवल एक ही एंट्री होगी कि मान लो 80 रुपये मंगा रहे हैं तो 80,000 से ये हो जाएगी और 80,000 से ये हो जाएगी, इसको करने की जरूरत नहीं है। अब है रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर कंपनी प्रॉफिट में से रिडेम्पशन करना चाह रही है तो प्रॉफिट कंपनी कहां से, या तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से ले सकती है। फॉर एग्जांपल मान लो कंपनी के पास अवेलेबल है 50 लाख के प्रॉफिट और कंपनी 50 लाख का कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना चाह रही है, तो एंट्री हो जाएगी सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट 50 लाख एंड टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बन जाएगा 50 लाख का। तो इस तरह रिडेम्पशन रिजर्व बनाया जा सकता है। अगर मान लो कंपनी के पास कोई जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड या अदर फ्री रिजर्व मौजूद है, तो उन रिजर्व्स के भी यहाँ पे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाने में यूज किया जा सकता है। जैसे मान लो कंपनी के पास प्रॉफिट ना होकर के रिजर्व थे, तो रिजर्व में से बना सकती है। कंपनी के पास जो भी ऑप्शन मौजूद होगा वहां से बनाया जा सकता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अब है प्रीमियम ड्यू रिडेम्पशन। अगर रिडेम्पशन पे मान लो कंपनी को प्रीमियम देना है, जैसे मान लो 100 रुपये का एक शेयर है और कंपनी 10 रुपये प्रीमियम भी देगी रिडेम्पशन करने के समय पे, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। हाँ, जैसे मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है और कंपनी 10% प्रीमियम पर रिडीम करने जा रही है, तो इस 10 रुपये का अरेंजमेंट कंपनी कहाँ से कर सकती है, या तो कंपनी इस 10 रुपये का अरेंजमेंट, अगर कंपनी के पास पहले से कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मौजूद है, मतलब कोई शेयर इशू करे हैं और उन पे कोई प्रीमियम आ चुका था, तो वहां से किया जा सकता है अरेंजमेंट। जैसे मान लो 10 रुपये मौजूद है तो कंपनी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का अरेंजमेंट कर लेगी 10 रुपये यहाँ से। अगर मान लो ये नहीं मौजूद है तो फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L से कर लेगी। मान लो 8 रुपये प्रीमियम मौजूद है तो बाकी 2 रुपये यहाँ से अरेंज कर लेगी। तो इस तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है प्रीमियम का। इसके बाद जब अमाउंट ड्यू होगा रिडेम्पशन पे, यानी कि जब रिडीम करेगी कंपनी, तो एंट्री करेगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट। मान लो 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर है और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मान लीजिए 10 रुपये का है, तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम ड्यू कर देंगे 110 रुपीज, यानी कि हम कहेंगे कि हम आपको क्रेडिटर बना लेते हैं, आपको पे करेंगे हम 110। और जब इनका वास्तव में पेमेंट होगा तब एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये तरीका है, 110 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। तो ये कॉमन तरीका है रिडेम्पशन का प्रोसेस का। वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर करते क्यों हैं, शेयर क्या होता है और इसकी वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है। शेयर का मतलब होता है कि किसी कंपनी की कैपिटल में, किसी कंपनी की कैपिटल में इन्वेस्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, एक इन्वेस्टर का जो अंशदान है, वह उसका शेयर कहलाता है। कंपनीज के केस में कंपनी की कैपिटल को इक्वल पार्ट के, इक्वल वैल्यू के स्मॉल पार्ट में बांट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की कैपिटल अगर 10 लाख रुपीज है और कंपनी इसको शेयर्स में बांटना चाहती है, तो कंपनी ऐसा कर सकती है कि 10 रुपीज ईच के, रुपीज 10 ईच के 1 लाख शेयर बना सकती है। शेयर बनाया इसलिए जाता है ताकि बड़े लेवल पे कंपनी मास लेवल पे इन्वेस्टमेंट ले सके और लोगों को इन्वेस्टमेंट में सुविधा रहे। जिसको जितने शेयर खरीदने हैं वो पर शेयर के रेट से पैसा दे और कंपनी के पास एक बड़ी अमाउंट कैपिटल के रूप में आ जाए। ये आमतौर पे ये जब हजारों करोड़ या सैकड़ों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है तब कोई कंपनी आम जनता से कैपिटल प्राप्त करना चाहती है, ऐसे केस में कैपिटल को शेयर्स में बनाती है। तो अब बारी आती है वैल्यूएशन ऑफ शेयर की। शेयर के वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है। शेयर के वैल्यूएशन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जो लोग एक बार शेयर खरीद लेते हैं, मतलब किसी कंपनी में जब कोई पर्सन एक बार इन्वेस्ट कर देता है तो ऐसा नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट
को लगा के रखेगा हमेशा के लिए, फ्यूचर के लिए। हालांकि कंपनी के लिए तो ये परपेचुअल कैपिटल होती है कि कंपनी को एक बार शेयर से पैसा मिल गया तो कंपनी को इसको वापस करने की जरूरत नहीं है। जब कभी कंपनी का समापन होगा तभी इसको वापस करने की एक जरूरत पड़ेगी कंपनी को। बट जो इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर आमतौर पे चाहते हैं कि जब तक उनका पैसा इन्वेस्ट, वो चाहते हैं इन्वेस्ट हुआ रहे, और जब वो चाहें लिक्विड, यानी कि जब वो कैश प्राप्त करना चाहें, शेयर को बेचना चाहें, तो उनका शेयर आसानी से बिक जाए। और इसके लिए शेयर्स की होती है खरीद बेच। तो किसी कंपनी के शेयर एक बार जब खरीदे जा चुके होते हैं इन्वेस्टर्स के द्वारा, बाद में जब इन्वेस्टर्स उसको मार्केट में बेचते हैं, मतलब एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को इस शेयर को बेचता है मार्केट में, तो ऐसा जो सेल परचेज होता है वो होता है सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट मतलब जहां पे ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता है। सेकेंडरी मार्केट का एग्जांपल है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों का लेन देन होता है। अब स्टॉक एक्सचेंज में जब लोग शेयर खरीदेंगे तो वो ये जानना चाहेंगे कि शेयर की वैल्यू क्या है, ताकि मैं इसको खरीदूं, मुझे फायदा होगा या नहीं होगा खरीदने से। तो खरीद बेच करने के लिए खास तौर पे इसके वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना यानी कि शेयर की वैल्यू निकालना। वैसे तो शेयर की वैल्यू मार्केट से पता चलती है, जहां पे मार्केट में डिमांड और सप्लाई के आधार पे शेयर की वैल्यू तय होती रहती है। लेकिन ये जो प्राइस होता है ये बहुत तेजी से बदलता रहता है, कंटिन्यूअसली बदलता रहता है, इसलिए ये उतना रिलायबल नहीं होता है। जब किसी बड़े इन्वेस्टर को किसी संस्था में इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो चाहता है कि एक रीजनेबल तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से वैल्यूएशन किया जाए, और प्रॉपर तरीके से वैल्यूएशन करने के अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग मेथड्स बताए हैं। इसके जो मेन मेथड्स हैं उनमें नेट एसेट मेथड, यील्ड मेथड और एवरेज मेथड, या एवरेज मेथड को फेयर वैल्यू मेथड भी कहते हैं, ये मेथड्स हैं, और इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से शेयर का वैल्यूएशन होता है। सबसे पहले देखते हैं नेट एसेट मेथड क्या कहता है। नेट एसेट मेथड का मतलब है कि एसेट्स को नेट कर लिया जाए। नेट करने का मतलब है कि एसेट्स में से अगर हम एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहरी लायबिलिटी घटा देंगे तो वो एसेट नेट बन जाएंगी, जिन एसेट पे शेयर होल्डर्स का राइट होगा। ऐसे केस में जब वैल्यूएशन ऑफ शेयर किया जाता है नेट एसेट बेसिस पे हम वैल्यू करते हैं, तो इस मेथड को एसेट बैकिंग मेथड भी कहते हैं, इसको इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी कहते हैं, इसको ब्रेकअप वैल्यू भी कहते हैं, और इसको रियल वैल्यू मेथड भी कहते हैं, और इसको बैलेंस शीट मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में वैल्यू पर शेयर निकाली जाती है, कैलकुलेट की जाती है वैल्यू करके किसी कंपनी की एसेट्स को, और उन एसेट्स में से सभी लायबिलिटीज को घटाने के बाद, और प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनके क्लेम्स को घटाने के बाद, और बाद में उसको डिवाइड करने के बाद नेट एसेट से मतलब इन नेट एसेट को डिवाइड करने के बाद टोटल इक्विटी शेयर से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, इसमें जैसे अगर एक कंपनी की ट्रेडिशनल बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग देखेंगे आप, तो आप पाएंगे कि कंपनी की जो एसेट्स होती हैं, कंपनी को एसेट मिलती हैं कैपिटल से, उसमें इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों ही शामिल रहते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और लायबिलिटीज। आमतौर पे यहां से कंपनी को फंड मिलता है और एसेट्स में फंड लगा रहता है। ये कंपनी की बैलेंस शीट की एसेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है। आप देखेंगे कि अगर मान लो इक्विटी शेयर 10 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख है, और मान लीजिए किसी कंपनी की लायबिलिटी 5 लाख है, तो नेचुरली लायबिलिटी साइड का जो योग होगा यानी कि 20 लाख, वही एसेट साइड का भी होगा। तो आमतौर पे जो एसेट हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं हमें डिफरेंट सोर्सेज को, कि इस पैसे का यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ है। तो नेट एसेट वर्ड यहाँ पे जो यूज किया जाता है वो नेट एसेट में कितना कंट्रीब्यूशन है, यानी कि हाउ मच ऑफ नेट एसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्विटी कैपिटल, इसको देखा जाता है वास्तव में। तो उसको कैसे निकालते हैं कि अगर 20 लाख में से ये जो टोटल एसेट है मेरे पास, इसमें से मैं लायबिलिटीज का पैसा निकाल दूं, तो अब वो एसेट रह गई 15 लाख, जिनमें शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है। इसमें से भी अगर मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के 5 लाख रुपए निकाल दूं, तो अब वो एसेट रह गई जिनमें इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है। तो इसी को नेट एसेट बोला जाता है इस मेथड में। इस फॉर्मूले के माध्यम से देखते हैं कि कैसे, इस एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे किस तरह एक शेयर की वैल्यू हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। सपोज करिए किसी कंपनी की सन्ड्री एसेट्स हैं 6 लाख, कंपनी की विभिन्न एसेट्स की वैल्यू दे रखी है।
सन्ड्री लायबिलिटीज हैं कंपनी की 50,000 यानी कि एक्सटर्नल लायबिलिटी। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है कंपनी के 5,000 इक्विटी शेयर्स की संख्या है और वैल्यू ऑफ नेट एसेट निकालनी है। तो क्योंकि इसमें प्रेफरेंस है ही नहीं इसलिए एसेट्स में से केवल लायबिलिटी घटा देंगे, सन्ड्री एसेट्स में से लायबिलिटी घटा देंगे। 6 लाख में से 50,000 तो 5,50,000 कंपनी की नेट एसेट बच गई जिनमें इक्विटी शेयर होल्डर्स का इन्वेस्टमेंट है। तो वैल्यू ऑफ शेयर जब निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ नेट एसेट यानी कि 5,50,000 को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे 5,000 इक्विटी शेयर से। तो इसका मतलब पर इक्विटी शेयर के हिस्से में जो नेट एसेट आती हैं वो 110 आती हैं। तो यानी कि एक शेयर की वैल्यू 110 रुपए होगी इस मेथड से। इसको इंट्रिंसिक वैल्यू या नेट एसेट वैल्यू इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कंपनी का आंतरिक जो मूल्य है उसके आधार पर हमने शेयर की वैल्यू जानी है। इसमें मार्केट का कोई असर पड़ेगा नहीं, ना अर्निंग का कोई असर पड़ेगा। वास्तव में कंपनी के पास जो शुद्ध अवेलेबल संपत्ति है उनके हिसाब से हमने वैल्यू की है एक शेयर की। नेक्स्ट मेथड है यील्ड मेथड। यील्ड मेथड दो तरीके से निकाला जा सकता है। ये डिविडेंड यील्ड मेथड भी हो सकता है और अर्निंग यील्ड मेथड भी हो सकता है। डिविडेंड यील्ड मेथड में हम ये देखते हैं कि डिविडेंड कितना यील्ड देता है, कितना इनकम देता है एक इन्वेस्टर को, उसके हिसाब से वैल्यू की जाती है। ये मेथड सूटेबल होता है ऐसे केस में जहां पे स्मॉल ब्लॉक ऑफ शेयर्स यानी कि ऐसे शेयर होल्डर जो डिविडेंड की तरफ ज्यादा आकर्षित रहते हैं, जो स्मॉल कम संख्या में रहते हैं, उनको जब वैल्यूएशन करना होता है तो वो डिविडेंड यील्ड मेथड को अपनाते हैं क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट आउटलुक होता है वो छोटा रहता है, वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहता है। मेथड ऑफ कैलकुलेशन, इस मेथड में हम कैलकुलेट करते हैं शेयर की वैल्यू किस तरीके से। इसमें ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब एक शेयर होल्डर कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा है उसको कितना डिविडेंड मिल सकता है, अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। नॉर्मल रेट कितना होता है डिविडेंड का, यानी कि पूरे मार्केट में इस तरह की कंपनीज में जो नॉर्मल रेट है वो क्या है और इस कंपनी से, हमारी कंपनी से शेयर होल्डर क्या उम्मीद कर रहा है कि उसको कितना मिल जाएगा। इनटू करते हैं पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, तो शेयर की वैल्यू पता चल जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी कंपनी के पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर है 50 रुपीज। रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, यानी कि जो एक्सपेक्टेशन है कि ये कंपनी जो डिविडेंड हमें देगी वो 20% है, ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन है उस कंपनी से जिस कंपनी के शेयर की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। सपोज करिए नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड जो मार्केट में है इस टाइप की कंपनीज का वो 10% है। तो इसमें इस कंपनी के शेयर की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा मानी जाएगी क्योंकि आमतौर पे जो कंपनी 10% कमाती है और हमारी कंपनी से हमें उम्मीद है कि ये 20% तक अर्न करेगी। तो इसमें जब वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा 20 यानी कि जो एक्सपेक्टेड रेट है डिविडेंड का, अपॉन 10 जो नॉर्मल रेट है, एंड इंटू 50। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 100 रुपीज पर शेयर, यानी कि एक कंपनी, यहाँ पे कंपनी के जो शेयर की वैल्यू है इन्वेस्टर से लिए वो 100 रुपए है। नेक्स्ट देखेंगे अर्निंग कैपेसिटी मेथड या अर्निंग यील्ड मेथड बोलते हैं इसको, या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड भी इसी को बोला जाता है। इसमें जो रिटर्न मिलता है कंपनी को शुद्ध उस पर ध्यान दिया जाता है, ना कि डिविडेंड पे, यानी कि जो टोटल रिटर्न, जो टोटल इनकम प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट जो कंपनी के बाकी एक्सपेंसेस को, टैक्स को घटाने के बाद कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए बच जाता है। तो इसमें जो मेथड अपनाया जाता है, एक तो ये वाला जो मेथड यूज करते हैं वो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग के लिए किया जाता है, यानी कि जो शेयर होल्डर्स लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको पता है कि कंपनी अगर डिविडेंड नहीं भी देगी तो जो रिजर्व बचा रहेगा वो भी इन्हीं के काम आने वाला है क्योंकि यही रियल शेयर होल्डर है। तो इसलिए ये शेयर होल्डर पूरी अर्निंग के ऊपर देखते हैं, चेक करते हैं, शेयर की वैल्यू को पूरी कंपनी के अर्निंग से मापते हैं। इसमें वैल्यू करने का तरीका है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो टोटल रिटर्न मिलेगा, ना कि केवल डिविडेंड बल्कि कंप्लीट रिटर्न, अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। फॉर एग्जांपल पेड अप वैल्यू है किसी कंपनी के शेयर की 50 रुपीज, रेट ऑफ अर्निंग है या रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है 30%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो वैल्यू ऑफ शेयर क्या होगी? तो ऐसे केस में जो वैल्यू ऑफ शेयर होगी वो 30/10 इंटू 50 यानी कि 150 पर शेयर होगी। नेक्स्ट है फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड को एवरेज मेथड भी बोला जाता है क्योंकि इस मेथड में दरअसल इंट्रिंसिक वैल्यू जो आती है शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से, यानी कि नेट एसेट वैल्यू मेथड से, और यील्ड वैल्यू आती है जो यील्ड, चाहे वो डिविडेंड यील्ड से आए चाहे अर्निंग यील्ड से आए, किसी से भी आए, एक कोई भी यूज किया जा सकता है। दोनों मेथड्स के जो हमें
शेयर की वैल्यू आई है उन दोनों का टोटल करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये फेयर वैल्यू आ जाती है। यानी कि हमने दोनों जो कॉन्सेप्ट है उनको थोड़ा-थोड़ा वेटेज दे दिया है, वो भी इक्वली। इसका एग्जांपल है, जैसे मान लो वैल्यू ऑफ शेयर फ्रॉम नेट एसेट वैल्यू मेथड है, किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू 110 रुपए पर शेयर। यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर है किसी कंपनी की 100 रुपए पर शेयर। तो फेयर वैल्यू क्या होगी? फेयर वैल्यू हो जाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि 110 प्लस 100 यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा कैलकुलेट होकर के 105 पर शेयर। तो इस तरीके से जो मेजर मेथड्स हैं उनको हमने डिस्कस किया शेयर वैल्यू करने के। इससे कोई इन्वेस्टर कंपनी के शेयर की वैल्यू निकाल सकता है और अकॉर्डिंगली डिसीजन